गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। तो आज हम केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें हम चैप्टर 4 जिसका नाम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स थोड़े मतलब लार्ज, कॉम्प्लेक्स और अ, ये कैसे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? ये बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। ये जीवित जीवों के निर्माण खंड हैं और कोशिकाओं के जो मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर और सेल्स की फंक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को समझना जो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी की नींव रखता है। ठीक है, यानी उसका फाउंडेशन है। यानी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है इसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट्स, इसके प्रकार कितने हैं, प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लिक एसिड ये कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना या स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी जैव अणुओं का अवलोकन। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम डेफिनेशंस देखेंगे क्या होती है। बायोमोलिक्यूल्स वे अणु होते हैं जो जीवित जीवों की संरचना और कार्यप्रणाली में शामिल होते हैं। यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग में इसका क्या महत्व है। नर्सिंग में महत्व जो होता है, यानी कि जो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे उसका नर्सिंग के क्षेत्र में क्या योगदान है। जैव अणुओं की संरचना और कार्य को समझना नर्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये शरीर की प्रक्रियाओं, यानी कि जो शरीर में प्रोसेस होती हैं बॉडीज में, वो किस तरीके से होती हैं, या शरीर का मेटाबॉलिज्म किस तरीके का होता है, या डिजीज मैकेनिज्म, या जो दवाओं की परस्पर क्रिया है उसको समझने का एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसलिए हम नर्सिंग में इस चैप्टर का स्टडी करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करते हैं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ठीक है, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के ये कुछ नाम दे रखे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज दे रखा है, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर इसके बाद सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का परिचय। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यानी ये एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ये शरीर के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक होते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी।
अब कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक, ये ऊर्जा के भंडारण के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो शरीर के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये उसका भंडारण करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे पशुओं में जो होता है, एनिमल्स में, उसमें भंडारण जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट्स में जो भंडारण होता है, स्टोरेज, वो स्टार्च के रूप में होता है। यानी एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जो पशुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट्स में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका पहचान और संकेतन में भूमिकाएं निभाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हम किसी कोशिका की पहचान करते हैं और उसके सिग्नल जो संकेत होते हैं उसमें भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। पहला टाइप है मोनोसैकेराइड। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर। जो मोनोसैकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप माना जाता है, यानी सबसे सरलतम रूप होता है, क्योंकि इसे सरल शर्कराओं में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी जो सिंपल शुगर्स होते हैं उसमें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो मोनोसैकेराइड्स के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कौन से मोनोसैकेराइड हैं। 4 एग्जाम्पल दे रखे होंगे, या निम्न में से मोनोसैकेराइड नहीं है, तो 4 एग्जाम्पल दे रखे होंगे, तो उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा मोनोसैकेराइड है या नहीं है। ठीक है। तो आप यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड है उसकी संरचना क्या होती है? ये जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शुगर यूनिट, यानी जो शुगर है उसकी एक यूनिट से मिलकर बना होता है। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है। मोनो मतलब एक, तो ये एकल शर्करा इकाई से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब होता है दो। ठीक है। डाइसैकेराइड जो होते हैं वो फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, यानी ये 2 मोनोसैकेराइड्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं। कितने मोनोसैकेराइड्स? ये 2 मोनोसैकेराइड्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें डाइसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल सुक्रोज। अब सुक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। ऐसे लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज पाया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज पाया जाता है, यानी ग्लूकोज के 2 अणु पाए जाते हैं। ठीक है। तो समझ में आया? डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये इसके एग्जाम्पल हैं, जो 2-2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है बहुत से। ठीक है, मैनी। तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो कई मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉली का मतलब अनेक होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, कई मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। जैसे स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में स्टोर का कार्य करता है। ठीक है, प्लांट्स में स्टोर का कार्य करता है। ग्लाइकोजन ये एनिमल्स में स्टोर का कार्य करता है। ठीक है। सेल्यूलोज ये पौधों की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है उसकी संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है।
तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है बच्चों? ये कई मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे स्टार्च, स्टार्च ये पौधों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये पशुओं में पाया जाता है। सेल्यूलोज ये पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की संरचना। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा या सैकेराइड की दोहराई जाने वाली इकाइयों से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर और सैकेराइड्स। यानी जो सैकेराइड्स होते हैं या सिंपल शुगर होते हैं, जब उनकी कई इकाइयों को मिला दिया जाए तो क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है। ग्लूकोज, जैसे क्या होता है? ग्लूकोज सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड्स होता है। ठीक है। जो ग्लूकोज है वो सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड होता है और शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। ग्लूकोज की थोड़ी मात्रा से ही शरीर में क्या हो जाती है? एनर्जी आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसे ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाती है, जिससे उसमें एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? ग्लूकोज का। ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग में महत्व। कार्बोहाइड्रेट का नर्सिंग में क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शारीरिक कार्यों के लिए त्वरित और सुलभ ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड क्विक एंड एक्सेसिबल एनर्जी फॉर बॉडीली फंक्शन। यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? ये बहुत ही जल्द शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं और आसानी से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी का लो ब्लड शुगर है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, और किसी का हाई ब्लड शुगर होता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज होती है। ठीक है। तो इसका पता करने के लिए क्या करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नर्सिंग में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण विषय होते हैं। ठीक है। ये किससे संबंधित हैं? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स। यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी एमिनो एसिड। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स, और ये टर्सरी स्ट्रक्चर दे रखा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दे रखा है एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 तरीके की प्रोटीन्स दे रखी हैं, जो कि डायग्राम्स के द्वारा समझाया गया है। प्राइमरी में एक सीधी चेन दे रखी है, सेकेंडरी में हेलिक्स चेन दे रखी है, और टर्सरी में ये पॉलीपेप्टाइड चेन दे रखी है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ी होती हैं। ठीक है। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं आखिर ये प्रोटीन्स होते क्या हैं, यानी डेफिनेशन। प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने हुए बड़े जटिल अणु होते हैं। ठीक है। यानी प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। वे एंजाइम उत्प्रेरक, संरचनात्मक समर्थन और सेल सिग्नलिंग सहित लगभग हर सेलुलर फंक्शन में शामिल होते हैं। यानी दे आर इन्वॉल्व इन नियरली एवरी सेलुलर फंक्शन इंक्लूडिंग एंजाइम कैटलिस्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग। ओके। यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ये एंजाइम उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम कैटालिसिस, संरचनात्मक समर्थन यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग सहित लगभग हर फंक्शन में शामिल होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन क्या है, यानी प्रोटीन्स का क्या कार्य है।
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कोलेजन इन टिश्यूज, केराटिन इन हेयर्स, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो संरचनात्मक घटक होते हैं, यानी ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, किसी की संरचना बनाते हैं, ठीक है। जैसे टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं उसमें कोलेजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? टिश्यूज में कोलेजन का निर्माण करते हैं। और जो बाल होते हैं वो केराटिन के रूप में होते हैं। जो बाल होते हैं हमारे, उसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है केराटिन, ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम। नेक्स्ट जो कार्य है इसका, एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को कैटेलिसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अणुओं का परिवहन एवं भंडारण, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को प्रभाव करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा के रूप में, यानी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जो शरीर में इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन्स का और क्या कार्य होता है? शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे एंटीबॉडी, क्या होते हैं? एंटीबॉडी, प्रतिजैविक, ठीक है। अब प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अभी हमने प्रोटीन्स को पढ़ाने पहले हमने ये 4 डायग्राम्स दिखाए थे, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है, स्ट्रक्चर थे। तो वहीं पर यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड का रैखिक यानी लीनियर सीक्वेंस होता है, ठीक है। यानी प्राथमिक संरचना में क्या होता है? ये जो पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक सीधी यानी लीनियर सीक्वेंस में होती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, ये देखिए, ये क्या है बच्चों? पॉलीपेप्टाइड की एक लीनियर सीक्वेंस में बनी हुई चेन है, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी द्वितीयक संरचना। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट से मुड़ना, बीटा प्लेटेड शीट में मुड़ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या करता है? ये जो चेन होती है, सीधी चेन, वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट में मुड़ जाती है, ठीक है, लाइक इस तरीके से। देखिए, जैसे ये दे रखा है दिस वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, ये दे रखा है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? यहाँ पर ये इस तरीके से मुड़ जाते हैं और इसकी संरचना जो स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट में फोल्ड हो जाती है, ठीक है, और इस तरीके से ये द्वितीयक संरचना बन जाती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। तृतीयक संरचना, प्रोटीन का समग्र त्रिआयामी आकार जो एमिनो एसिड की साइड चेन्स के बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि द ओवरऑल 3-dimensional shape of the protein formed by interactions between side chain,
ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड की साइड चेन होती है उसके द्वारा प्रोटीन का एक 3D 3 डायमेंशनल शेप बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जब एमिनो एसिड की साइड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो प्रोटीन्स की 3 डायमेंशनल शेप बन जाती है, जिसे टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यानी तृतीयक संरचना कहते हैं। लाइक दिस वन देख लीजिए। यह है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपस में क्या होंगी, बिल्कुल मुड़ जाएंगी। ठीक है, जिग जैग मोशन में इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, यानी जो एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है साइड चेन्स, और उसमें आर समूह पाए जाते हैं, आर ग्रुप्स। ठीक है, कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं? इसमें आर ग्रुप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना या चतुर्थक संरचना क्या होगी? चतुर्थक संरचना, चतुर्थक संरचना। ठीक है, इसमें क्या होगा, कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की एक व्यवस्था होती है। यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स में द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, यानी जो क्रियात्मक प्रोटीन है उसमें कई प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और इस तरीके से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। हीमोग्लोबिन में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 4। जब 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ जाएंगी तो ये बिल्कुल एक जाल सा बना लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक चतुष्फलकीय या चतुर्थक संरचना बन जाती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स का एक जाल सा बन गया है। ठीक है, और इसी को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हमारी ये 4 प्रकार के प्रोटीन्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स की, यानी अमीनो अम्ल की। ठीक है, क्या होते हैं अमीनो अम्ल? देखिए, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी अमीनो एसिड प्रोटीन्स के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कुल देयर आर 20 अमीनो एसिड्स एंड दे कैन बी क्लासिफाइड एज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ठीक है, यानी अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं जिसमें कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने? 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें कुछ आवश्यक होते हैं और कुछ अनावश्यक होते हैं। ठीक है, यानी जो आवश्यक होते हैं वो शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं और जो अनावश्यक होते हैं वो शरीर द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हें इसी रूप में वर्गीकृत या क्लासिफाइड भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। जैसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी वो प्रोटीन्स में थी, लेकिन उनके बीच में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है जो एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्स एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन्स। नेक्स्ट, प्रोटीन चयापचय और नर्सिंग प्रासंगिकता, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड नर्सिंग रिलीवेंस।
क्या होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? Proteins are break down into amino acids during digestion and then used for tissue repair, growth and enzyme production. यानी पाचन के दौरान प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। जब शरीर में भोजन पचता है तो पचने के बाद जो प्रोटीन होता है वो, अगर हमने कोई प्रोटीन लिया, वो पचने के बाद अमीनो एसिड में टूट जाएगा, ठीक है, यानी अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा और फिर जो टिश्यूज होते हैं उसकी रिपेयर करने में, उसकी वृद्धि करने में या ग्रोथ करने में और एंजाइम प्रोडक्शन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स का क्या कार्य हो जाएगा? प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटते हैं और जो टिश्यूज होते हैं उसकी वृद्धि करने में मददगार होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और एंजाइम, प्रोटीन और एंजाइम, देख लीजिए क्या होते हैं प्रोटीन और एंजाइम। हाँ चलिए आइए देखते हैं प्रोटीन और एंजाइम। प्रोटीन्स एंड एंजाइम आर क्रिटिकल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज डाइजेशन, इम्यून फंक्शन एंड सेलुलर रिपेयर, ठीक है। यानी जो प्रोटीन और एंजाइम होते हैं वो पाचन, प्रतिरक्षा कार्य और सेलुलर मरम्मत जैसे विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये क्या करते हैं? ये हमारी प्रतिरक्षा करने में यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में और डाइजेशन के रूप में, जो शरीर में पाचन क्रिया होती है उसको बढ़ाने में, और सेलुलर रिपेयर, जो कोशिकाएं होती हैं उसको रिपेयर करने में मदद करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ नर्सिंग में प्रोटीन का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि कुपोषण, एंजाइमेटिक कमी या वंशानुगत विकार जैसी बीमारियों को समझने में मदद कर सके। यानी नर्सिंग के क्षेत्र में प्रोटीन का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे हम मल न्यूट्रिशन, एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का अध्ययन करने में मददगार हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का परिचय, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। अभी तक हमने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन: न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बहुत ही बड़े बायोमोलिक्यूल होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो आनुवंशिक जानकारी होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको संग्रहित करते हैं यानी स्टोर करते हैं और उसे एक जीव से दूसरी जीव में ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के दो मुख्य प्रकार होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर डीएनए आरएनए के फुल फॉर्म आ जाए तो क्या लिखेंगे? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, ठीक है। डीएनए और आरएनए का क्या कार्य होता है? ये आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट करते हैं। फंक्शन, कार्य: डीएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है, यानी डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इज इन्वॉल्व इन हेरिडिटी, और आनुवंशिकता में शामिल होता है, ठीक है, हेरिडिटी में शामिल होता है। आरएनए प्लेस ए क्रिटिकल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस,
like mRNA, tRNA and rRNA। प्रोटीन जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण लाइक mRNA, tRNA एंड rRNA। ठीक है, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की संरचना देखिए, ये कुछ संरचना बनी है न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, इसमें ये डीएनए दे रखा है, ये डबल हेलिक्स, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसमें देखिए ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन नामक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए की। व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है, इसका कार्य क्या है, संरचना क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर composed of 2 long chains of nucleotides that form a double helix। यानी न्यूक्लियोटाइड की 2 लंबी श्रृंखलाओं से बनी होती है। जो डीएनए की संरचना होती है वो 2 लॉन्ग चेन्स, जो 2 लॉन्ग चेन्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, उनके द्वारा बनी होती है और एक डबल हेलिक्स संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड संरचना, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट समूह होता है, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, ये जो डीएनए की संरचना में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक सुगर होता है जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस के नाम से होता है, और एक नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शर्करा जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस के रूप से जानी जाती है, और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, याद रखेंगे। कार्य, फंक्शन क्या है डीएनए का? डीएनए किसी जीव का आनुवंशिक खाका तैयार करता है, यानी डीएनए कैरीज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेप्लिकेशन एंड इनहेरिटेंस। यानी डीएनए किसी जीव का आनुवंशिक खाका तैयार करता है और कोशिकीय प्रतिकृति को, यानी कोशिकीय प्रतिकृति और वंशागति में शामिल होता है। यानी डीएनए का कार्य क्या होता है, ये जो जेनेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, हेरिडिटी, यानी जब देखा होगा बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं, उनके मम्मी पापा के गुण उस बच्चे में आ जाते हैं। ये किसके कारण होता है? डीएनए के कारण होता है। जब कोई बच्चा खो जाता है, ठीक है, या कोई दुर्घटना घट गई, तो उसमें जो डेड बॉडी होती है उसकी भी जांच की जाती है। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उसका डीएनए चेक करते हैं, तब उसके माँ बाप से मिलाते हैं कि इसके माँ बाप कौन है। तो इस तरीके से डीएनए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो डीएनए से क्या पता लगता है, ये हेरिडिटी होती है, मतलब हेरिडिटी की जांच करती है और कोशिकीय प्रतिकृति और वंशागति में शामिल होता है, यानी माँ बाप के गुण बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड संरचना। स्ट्रक्चर देखिए आरएनए का। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एकल रज्जुकीय होता है, यानी आरएनए इज सिंगल stranded and contains the sugar ribose with uracil replacing thymine as one of the nitrogenous base। ठीक है, यानी आरएनए एकल रज्जुकीय होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें राइबोस शर्करा कंटेन होती है एंड नाइट्रोजनी बेस के रूप में यूरेसिल थाइमिन का स्थान लेता है। जो थाइमिन होता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है,
जो नाइट्रोजन बेस थे उसमें थाइमीन था, तो आरएनए में क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार देखिए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी एम फॉर मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेश वाहक। ठीक है। यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक जानकारी पहुंचाता है। यानी जो एमआरएनए होता है वो डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिकता की जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये एमआरएनए को डिकोड करने में मदद करता है। यानी इसका मतलब ये है कि किस टाइप का आरएनए वहां पर पहुंचा है। ठीक है, उसको डिकोड करता है। ठीक। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम का घटक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यानी कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण का संश्लेषण करने के लिए ये राइबोसोम का घटक होता है। ठीक है। अब डीएनए प्रतिकृति और प्रतिलेखन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। देखिए क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, डीएनए प्रतिकृति, फिर उसके बाद में डीएनए प्रतिलेखन। ठीक है। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन ये सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन के दौरान आनुवांशिक जानकारी की सटीक प्रतिलिपि बनाई जाए। यानी जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी कोशिका टूटती है, तो उस समय जो आनुवंशिकता होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसकी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके, तो इसके लिए हम डीएनए प्रतिकृति के द्वारा करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, प्रतिलेखन में जीन के डीएनए अनुक्रम को आरएनए में कॉपी करना शामिल है। यानी ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स copying a gene's DNA sequence into RNA, which is then translated into a protein। यानी जिसे क्या करते हैं, प्रतिलेखन में जीन के डीएनए अनुक्रम को आरएनए में कॉपी करना शामिल होता है, जिसे फिर प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, फिर प्रोटीन में उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग में महत्व, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। न्यूक्लिक एसिड का नर्सिंग में क्या महत्व है। न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक विकार और जीन थेरेपी को समझने में आवश्यक होती है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर एंड जीन थेरेपी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। जैसे कैंसर, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और वंशानुगत विकार जैसे बीमारियों में न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह फार्माकोजेनोमिक्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें फार्माकोजेनेमिक्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अध्ययन करता है कि जीन दवाओं के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड का कुल मिलाकर अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि किसी व्यक्ति की जो जीन थेरेपी है उसको समझने में मदद मिले, या उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, या कोई उसे वंशानुगत बीमारी हुई है तो उसका भी पता लगाने के लिए हम जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड
recommended works for biomolecules, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यानी जैव अणु के लिए कुछ किताबें यहाँ पर रिकमेंड की गई हैं। वो क्या है, या कुछ किताबें दी गई हैं जो आपको जैव अणुओं को समझने में मदद करेंगी। जैसे नर्सिंग के छात्रों के लिए जैव रसायन की क्रिया, जैव रसायन की जो किताब है वो एस के घोष द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया है। और लेहनिंगर, लैंसन, कॉक्स द्वारा बायोकेमिस्ट्री के सिद्धांत पर आधारित किताब है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की यू सत्यनारायण द्वारा लिखी किताब है। एक टेक्स्ट बुक आती है DM वासुदेवन, इसकी DM वासुदेवन की मेडिकल छात्रों के लिए बायोकेमिस्ट्री की एक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक प्रसिद्ध पुस्तक जो जटिल जैव रासायनिक अवधारणाओं को आसानी से समझने योग्य अध्यायों में विभाजित करती है, जिससे नर्सिंग छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है, एक और किताब है JL जैन द्वारा लिखी गई। ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री के फंडामेंटल्स पर आधारित है, यानी फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या बताया गया है, नर्सिंग और स्वास्थ्य देखभाल में जैव अणुओं, उनकी संरचना, कार्य और महत्व को समझने के लिए एक विशेष विस्तृत संसाधन है। ठीक है, तो ये कुछ किताबें थी जिसके बारे में हमने बताया। अब हम बात करते हैं, एक और किताब है यहाँ पर देख लीजिए, स्टडी, हाँ, अब स्टडी टिप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किताबें तो 5 हो गई। जैव अणुओं के लिए अध्ययन युक्तियां, यानी किस टाइप से हम जैव अणु का अध्ययन करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझते हैं स्टडी टिप्स फॉर बायोमॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, संरचना और कार्य को समझें। जो जैव अणु है उसकी संरचना पर विशेष ध्यान दें और जाने कि ये शरीर में उनके कार्य से कैसे संबंधित हो सकता है। ठीक है, शारीरिक विज्ञान से संबंधित, यानी रिलेट टू फिजियोलॉजी। ठीक है, understand how carbohydrate, proteins and nucleic acids are involved in energy production, metabolism and cellular process। यानी ये समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ऊर्जा उत्पादन, यानी जो ऊर्जा उत्पादन है, एनर्जी प्रोडक्शन, और शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, और साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया यानी सेलुलर प्रोसेस में कैसे शामिल हो सकता है जैव अणु का अध्ययन करना। प्रैक्टिस डायग्राम्स, यानी अभ्यास आरेख। इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दे रखी हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं। ठीक है, प्रोटीन्स की संरचनाएं हैं, DNA RNA की संरचनाएं हैं। तो उसके जो डायग्राम्स हैं उनको विशेष तौर से आप बार बार प्रैक्टिस करके उनको बनाकर देखें। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड या पॉलीसैकेराइड की संरचनाएं बनाने से आपकी समझ और भी ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, फोकस ऑन डिसीजेस, यानी जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, इनकी कमी से जो भी बीमारियां होती हैं, यानी जैव अणु मेटाबॉलिज्म में असंतुलन या दोष रोगों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये अक्सर जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए भी आप विशेष तौर से तैयार रहिए। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। यानी ये जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, आखिर हमने क्यों पढ़ा। बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को समझना BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए मौलिक है। यानी अंडरस्टैंडिंग बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इज फंडामेंटल फॉर द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, as it provide insight
into the basic biochemical process of human body। यानी जो मानव शरीर है, मानव शरीर की बुनियादी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन किया गया। ये हमारे शरीर की जो जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उसके लिए ये बुनियादी रूप से किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, इसका हम अध्ययन करना चाहिए। ये अणु मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए या सेलुलर कार्य या रोग तंत्र में भी शामिल होता है। ये जो चैप्टर है इसके द्वारा हम मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन, सेलुलर कार्य, ठीक है, रोग, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सभी भविष्य की नर्सों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। यानी जो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर हम डॉक्टर या नर्स बनते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के बारे में बताया गया था, ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें किस विषय के लिए रिकमेंड है, अच्छी है, तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। किस टाइप से हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, यानी स्टडी टिप्स दे रखे थे अध्ययन युक्तियों के साथ। इन विषयों में महारत हासिल करके आप अपनी प्रवेश परीक्षा और भविष्य की नर्सिंग शिक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया था। इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी संरचनाएं दे रखी थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज एक्सेट्रा, ठीक है, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो भी दे रखे थे प्रोटीन्स के, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड दे रखे थे, इनके बारे में अध्ययन कीजिए। और जो भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं इनकी कमी से, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कीजिए ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे अच्छे से हल कर सकें, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर से आप एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरीके से एक एक नंबर जोड़ के आप अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर लाकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर को समझा। अब हम कल एक नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।